हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एसोसिएशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब मैम कहीं ना कहीं एनपीओ की बात कर रहे हो, बिल्कुल सही। एनपीओ जिसको आपका क्वेश्चन जो है ना और घुमा के पता है कैसे पूछेगा, लाइसेंस्ड कंपनी के बारे में बताओ। अब आपको तो पता नहीं लाइसेंस्ड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, लाइसेंस मतलब आपकी एनपीओ कंपनी, और जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी भी कहते हैं। सेक्शन 8 ही क्यों उसका नाम पड़ा, क्योंकि ये हमारे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर डिफाइंड है। ठीक है जी, चलो। अब ये जो कंपनी होती है दैट इज जो मेरी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है, फिर मेरी लाइसेंस कंपनी जिसे हम कहते हैं, इसका काम क्या होता है? चैरिटेबल पर्पस, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, इन सब चीजों को प्रमोट करना ही इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। तो ये कंपनी फॉर्म कैसे होती है, कंपनी का फॉर्मेशन क्या है, बेसिस क्या है कि किस बेसिस पे कंपनी फॉर्म होगी? अपने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी। अब हम कंपनी है, काम कर रही है किस लिए? अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। जो भी पैसा आ रहा है इसके पास, जो भी प्रॉफिट है, क्या वो अपने मेंबर को डिविडेंड की फॉर्म में बांट सकती है? नहीं। कह रहे नो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट। जो पैसा आएगा वो उसके ऑब्जेक्ट को आगे फुलफिल करने के लिए ही लग जाएगा, मतलब पैसा आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा, पर मेंबर के पास डिविडेंड की फॉर्म में नहीं पहुंचेगा। ठीक है। ये किस टाइप की कंपनी होती है? ये बेटा ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। मतलब सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इसकी जो मेंबर की लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहेगी। अब इनको जो स्टेटस है सेक्शन 8 का या फिर एनपीओ का स्टेटस मिलता कैसे है? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इनको वो स्टेटस देती है। अब अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर है वो डेलीगेट कर रखी है आरओसी को, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। मतलब कंपनी को बर्थ देने के लिए कौन पर्सन है रिस्पॉन्सिबल? मैम आरओसी। आरओसी के पास पावर है कि वो सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर सकता है, उसको बर्थ दे सकता है। ठीक है जी। अब मैम रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जो उसको लाइसेंस मिला था कि भाई आप सेक्शन 8 कंपनी कहलाओगे, आप एनपीओ बन चुके हो, क्या उसका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है? रिवोक का मतलब कैंसल। क्या वो लाइसेंस खत्म भी हो सकता है? हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। अगर कब करेगी? बिना बैठे बैठे तो करेगी नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो इसको बंद कर देते हैं, नहीं। कब करेगी? जब उसने सेक्शन 8 की कंडीशंस का कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, उसके खिलाफ जाके कोई भी काम किया, और जो कंपनी के अफेयर्स है, कंपनी जो काम कर रही है वो फ्रॉडलेंट वे में कर रही है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रिजुडियल है, इसका मतलब हार्मफुल है टू द पब्लिक इंटरेस्ट, लोगों के लिए वो सही नहीं है जो वो काम कर रही है। उसने कहा था भाई हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करेंगे, पर एक्चुअल रियलिटी के अंदर वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करने लग गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसी बात पता चलेगी वो उसका लाइसेंस कर देगी रिवोक। अब इफेक्ट्स क्या है रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस के? भाई एक बार उससे वो लाइसेंस छीन लिया गया, एक बार उससे वो स्टेटस छीन लिया गया, तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद कुछ डीप पॉइंट्स है, इस जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको डिस्कस करके दिए उसको डिटेल में समझते हैं। चलो। कह रहे सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है ऐसी कंपनीज की फॉर्मेशन से जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब बेसिकली सोशल चीजों को प्रमोट करना, लिटरेचर को, साइंस को, कॉमर्स को प्रमोट करना, ये उनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो आप कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है जी। अब ये जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को अपने ऑब्जेक्ट के प्रमोशन में ही लगाएगी। वो अपने प्रॉफिट को मेंबर्स को डिविडेंड के फॉर्म में पेमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिट है, मना कर दिया गया है कि भाई जो पैसा आपके पास प्रॉफिट आएगा वो अपने ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए फिर से री इन्वेस्ट कर देना, मेंबर के पास वो पैसा नहीं जाना चाहिए। अब मैम कुछ एग्जांपल बताओ सेक्शन 8 कंपनी के, ये देखो ये आपके एग्जांपल्स। मैम इनकी फुल फॉर्म क्या है ये आप खुद सर्च करो, अपनी नोटबुक में लिखना जहाँ पे नोट्स बना रहे हो कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या है। ठीक है जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लाइसेंस इशू करेगी, हाउएवर अभी के लिए उसने जो पावर है वो आरओसी को दे रखी है। तो सेक्शन 8 कंपनी को अलाउ करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई आप पर्सन या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक साथ आओ और आप अपने आप को सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर करवा सकते हो, जिसके अंदर जो मेंबर की लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी, जिसके अंदर आपको लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड नाम अपने नाम के आगे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। जो रजिस्ट्रार है एप्लीकेशन मिलने के बाद रजिस्टर कर लेगा उस पर्सन को या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एक कंपनी की फॉर्म के अंदर इस सेक्शन में। अब कंपनी को क्या बेनिफिट है? कंपनी को सारे राइट्स और प्रिविलेजेस इंजॉय करने को मिलेंगे, सारी ऑब्लिगेशन इंजॉय करने को मिलेगी जो कि एक लिमिटेड कंपनी इंजॉय करती है। मतलब एक ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है बेटा वो लिमिटेड है, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस, बेनिफिट्स, रिलैक्सेशंस सेक्शन 8 कंपनी को एंजॉय करने को मिल जाएंगे। डन।
इसके बाद रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, भाई गलत काम करोगे लाइसेंस छीन लिया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर कर सकती है कि भाई इस कंपनी का लाइसेंस को आप कर दो रिवोक, अगर उनको लगता है कि कंपनी ने कोई भी रिक्वायरमेंट्स का कॉन्ट्रवीन किया है, जो इस सेक्शन की कंडीशन थी उसको कॉन्ट्रवीन किया है, जिसके लिए उनको लाइसेंस इशू कर दिया गया था। ठीक है, उनको लगता है कि जो कंपनी के अफेयर्स, जो कंपनी के एक्टिविटीज है, वो फ्रॉडुलेंट वे में कंपनी कर रही है, अपने ऑब्जेक्ट को वायलेट कर रही है, तो भाई ऐसा काम करे जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवोकेशन का ऑर्डर इशू कर देगी और कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ जाएगा। बट बिफोर सच रेवोकेशन, भाई मन में आया गलत काम कर रहे हो तो क्या रिवोक कर दोगे? नहीं, सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका भी तो दिया जाना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सामने वाली कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, बोलने का मौका, अपनी गवाही मतलब अपनी सफाई पेश करने का मौका देगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक रिटन नोटिस देगी अपनी इंटेंशन बताते हुए कि भाई हमें लगता है कि तुम ये काम गलत कर रहे हो, तुम्हारा हम लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अगर तुम्हें इस बारे में अपनी गवाही में कुछ कहना है तो मुझे कह दो, क्योंकि मैं आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का राइट देना चाहती हूँ। ठीक है जी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर क्या देगी? अगर लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर कर सकती है जो कंपनी है इसको अमलगमेट कर दो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि भाई गलत काम तो किया पर बहुत बड़ा भी गलत काम नहीं किया, तो एक काम करते हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग एनपीओ चल रही है उसके साथ इस वाली कंपनी को अमलगमेट कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? एक सिंगल बड़ी कंपनी बन जाएगी जिसमें जो भी पावर्स होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, राइट, इंटरेस्ट, सब चीजें वो सारी की सारी दोनों कंपनी की हो जाएगी। जो लायबिलिटीज होगी, ड्यूटीज होगी, ऑब्लिगेशन होगी, वो सारी की सारी दोनों कंपनीज की हो जाएगी। या फिर वाइंड अप करने का ऑप्शन दे दो। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी को सीधा कहते हो कि भाई कंपनी हम तो तेरे काम से खुश नहीं है, तूने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है, कंपनी का लाइसेंस उसे छीन लो और उसको वाइंड अप करने का ऑर्डर दे दो। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भाई काम तो गलत किया पर इतना भी बुरा नहीं किया, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम ऑर्डर देते हैं कि वो एक एग्जिस्टिंग ऐसे ही एनपीओ के साथ अपने आप को अमलगमेट कर ले, दोनों मिलके काम करो, दोनों के साथ जुड़ जाओ, अमलगमेट कर लो, तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है दोनों के मर्ज हो जाएंगे। डन। अब कोई भी गलत काम करोगे तो पेनल्टी और पनिशमेंट तो लगेगी। तो अगर कोई भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो भाई कंपनी जो है उसको फाइन लगेगा, और जो भी डायरेक्टर्स थे या फिर ऑफिसर्स थे कंपनी के जिनकी वजह से डिफॉल्ट हुआ उनको जेल भी हो सकती है। इम्प्रिजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जेल, और उनको भी फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें भी हो सकती है। तो जेल लगेगा, जेल होगी, या फाइन होगा, या फिर दोनों चीजें भी हो सकती है। अगर ये चीज प्रूव हो गई कि कंपनी के जो अफेयर्स थे वो गलत तरीके से काम करे गए हैं, कंपनी की जो एक्टिविटीज थी वो गलत थी, और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट था, जिस जिस पर्सन ने काम किया था, उस पे सेक्शन 447 लग जाएगा। पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 447 कहता है फ्रॉड की धारा। एक तरीके से जो भी अगर लगता है कि कहीं पे भी कोई फ्रॉड हुआ तो आप पे सेक्शन 447 अट्रैक्ट हो जाता है, जो कि कहता है कि अगर किसी पर्सन ने फ्रॉड किया तो उस पर ये इंप्लीकेशंस आएंगी। ठीक है जी। अब सेक्शन 8 कंपनी के कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, इन शॉर्ट जो भी अपने पढ़ा उसको नटशेल में देखते हैं कि ये कंपनी फॉर्म होती है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन या स्पोर्ट के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए। इसकी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए कंपनी के अंदर तभी ये कंपनी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंपनी अपने प्रॉफिट को यूज करेगी अपने ऑब्जेक्ट के प्रमोशन के लिए ही, ना कि लोगों को डिविडेंड बांटेगी। ये जो कंपनी है वो एक स्पेशल लाइसेंस के थ्रू गवर्न होती है, फॉर्म होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अभी के लिए जो लाइसेंस है वो उसने एक पावर जो है लाइसेंस देने की वो आरओसी को डेलीगेट कर दी है। इस कंपनी को लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम में ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अगर लाइसेंस जो है उसका रिवोक भी करा जा सकता है अगर कंपनी ने कॉन्ट्रवेंशन किया सेक्शन 8 की कंडीशन का। रेवोकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई या तो कंपनी को कन्वर्ट कर दो, इसका स्टेटस चेंज कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, इसके नाम के आगे लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लिख दो, या फिर कंपनी को भाई वाइंड अप कर दो, हम तो इसकी जो कारनामे उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वाइंड अप कर दो कंपनी को। या फिर कंपनी को किसी और कंपनी के साथ जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अमलगमेट कर दो। मान लो ये जो कंपनी थी वो स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बनी थी, तो एक ऐसी और एनपीओ जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनी है उसके साथ इसको अमलगमेट कर दो। दैट मीन्स अमलगमेट विद अनदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। अब जो आपकी एनपीओ है दैट इज सेक्शन 8 कंपनी है, उसके पास पावर है कि वो अपने मेंबर की मीटिंग, जर्नल मीटिंग को 14 डेज पहले नोटिस दे के भी बुला सकती है। अब आगे पढ़ोगे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर आपको पता चलेगा कि भाई अगर कोई भी कंपनी है
तो अगर कोई भी कंपनी को जनरल मीटिंग बुलानी है, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, तो भाई उसको 21 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा अपने मेंबर को, मतलब 21 दिन पहले बताना पड़ेगा। पर ये जो चीज़ है, 21 दिन की जो लिमिट है वो रिड्यूस होकर 14 डेज आ जाती है अगर आपकी जो कंपनी है वो सेक्शन 8 कंपनी है। मतलब अगर सेक्शन 8 कंपनी को अपने मेंबर्स की मीटिंग बुलानी है तो 14 दिन पहले भी मेंबर को नोटिस देगी तो काम चल जाएगा। और एक चीज़ और, जब मैंने आपको यूनिट 1 करा रही थी पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, क्या माइनर और पार्टनरशिप फर्म जो है एक कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? हमारा जवाब निकला था नहीं। पर पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक सेक्शन 8 कंपनी की मेंबर जरूर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी की मेंबर नहीं बन सकती पर सेक्शन 8 कंपनी की बन सकती है, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे बेटा फिर से हाईलाइट हो गया। परफेक्ट है। सेक्शन 8 के बारे में लिखने को आएगा तो अच्छे से पॉइंट्स लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मेरी, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भाई इंडिया से बाहर तो इनकॉर्पोरेट हो गई, ठीक है जी। प्लेस ऑफ बिजनेस उसका कहाँ पे है? प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया के अंदर होना चाहिए। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर बनी पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर है। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया से बाहर की कंपनी है पर अमेजॉन का डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिकॉज इंडिया के अंदर वो काम कर रही है। सिमिलरली एप्पल, एप्पल क्या मैम, इंडिया से बाहर की कंपनी है पर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट सेल करती है वो। तो मतलब एक ऐसी कंपनी जो कि बनी तो इंडिया के बाहर पर इंडिया के अंदर अपना धंधा कर रही है, चाहे खुद से, चाहे अपने एजेंट के थ्रू, चाहे फिजिकली, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर, उससे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। ठीक है। कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया, इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, इंडिया के अंदर उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहां पे अपनी एक्टिविटीज कर रही है। देखो यहाँ पे ना कंडीशन में एंड लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है और साथ साथ में इंडिया में अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज वो कंडक्ट कर रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग्स इन इंडिया बाय कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। एक ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर बनी पर इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी बोर्ड मीटिंग्स कर रही है, तो भाई इसको हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानेंगे। क्यों भाई, सीधी सी बात है, कोई बाहर की कंपनी हो सकती है, वो कहेगी भाई इंडिया का ना एक काम करते हैं, घूम फिर के आते हैं, अपनी जो मीटिंग होगी नेक्स्ट वो इंडिया के अंदर रख लेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंडिया के अंदर काम कर रही है या फिर इंडिया के अंदर बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, उसको हम फॉरेन कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। ऐसी कंपनी जो कि इंडिया से बाहर बनी, बस इंडिया के अंदर आ रही है बोर्ड मीटिंग करने के लिए। अरे भाई बोर्ड मीटिंग करने के लिए कहीं भी जाओ, मेरा मन कर रहा है, इंडिया की कंपनी कहती है कि अगली मीटिंग हम यूएसए के अंदर करेंगे, तो इसका मतलब क्या यूएसए के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया हमारा? नहीं। ठीक है। अब एग्जाम्पल, चिंगपिंग प्राइवेट लिमिटेड। चिंगपिंग क्या है? एक कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, इंडियन कंपनी होगी। ये एक ऐसी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, ये फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया के बाहर बनी और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। तो दोनों केसेस के अंदर जो चिंगपिंग प्राइवेट लिमिटेड है उस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस लग जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे वो एक फॉरेन कंपनी बन गई, बाहर की कंपनी है, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई पर बिजनेस उसका इंडिया के अंदर है। एग्जाम्पल मैंने आपको अमेजोन और एप्पल का दे ही दिया। अब उसके बाद मेरी जो लास्ट टाइप ऑफ कंपनी आती है वो आती है डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट, नाम में ऐसा लगता है ना बहुत मतलब हैवीनेस है। अब डोरमेंट क्या है? एक ऐसी कंपनी है, समझ रहे हो, एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्यूचर के लिए बना के रख दी मैंने। भाई अभी कोई काम नहीं कर रही, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर में वो काम कर सकती हूँ इसके लिए मैंने आज ही कंपनी बना के रख दी। कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी काम नहीं करती, कंपनी के पास कोई भी सैट नहीं है, दैट इज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। कंपनी कोई काम धंधा नहीं करती, बस कंपनी ने अभी के लिए अपने नाम पे जमीन रख ली, एसेट्स होल्ड कर लिए, अपने नाम पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क, अपना जो लोगो वगैरह वो रजिस्टर करवा के रख लिया, पर कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं करती। अगर मैं आपको एग्जाम्पल देने की बात करूँ तो अभी क्या, एक एफएमसी जो है, अभी एफएमसी ड्यू के बच्चों को टारगेट कर रही है। ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा है कि हम ना 10th 11th 12th भी पढ़ाने लग जाएंगे, 9th 10th 11th 12th। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करती हूँ, एक अपना जो कंपनी है वो हरियाणा में, एक यूपी में, एक बिहार में, इन जगहों पे भी एक कंपनी बना के रख देती हूँ। अभी ऐसा पर्पस नहीं है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैं वो कंपनी बना के रख देती हूँ। इसीलिए मैंने वहां पे उन लोकेशंस पे अपने एक एसेट, मतलब अपनी लैंड खरीद के रख दी। होल्ड एंड एसेट, भाई लैंड खरीद के रख दी कि जब मेरा मन करेगा कि मैं 9th 11th 12th पढ़ाऊंगी, तब मैं एक काम करूंगी, वहां पे उस जो लैंड है उसके ऊपर अपना इंस्टीट्यूट सेटअप कर दूंगी। उसके लिए मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अभी ही रिजर्व करा के रख दी कि भाई जो एफएमसी का लोगो है, जो आप लोगो देख पा रहे हो, जो ट्रेडमार्क है, जो चीजें हैं, उनको अभी के अभी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिजर्व करा के रख देती हूँ। पर कोई भी मेरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट का मतलब अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, सैट का मतलब क्या है अभी आगे पढ़ेंगे। कहते हैं चार कंडीशन, चार ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हो तो आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। इन चार के अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करो तो हम मानेंगे आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और उस केस के अंदर आपको डोरमेंट कंपनी का दर्जा, स्टेटस नहीं मिलने वाला।
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, इन 4 के अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार। अरे भाई रजिस्ट्रार को कंप्लायंस करने के लिए फीस दे रहे हैं, सीधी सी बात है, फीस नहीं देंगे वो पेनल्टी ठोकेगा हमारे ऊपर, तो पेनल्टी से बचने के लिए हम उसको फीस की पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, हम पेमेंट कर रहे हैं अपने कंपनीज एक्ट की या किसी और लॉ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। भाई मेरा कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिजर्व कराने हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करवानी है तो इस वेबसाइट पर जाना है, इतनी पेमेंट करनी है। तो मैं अगर वो पेमेंट कर रही हूँ कोई भी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं शेयर्स को अलॉट कर रही हूँ इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक खोलनी है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। तो 2 या 7 मेंबर्स जो है वो शेयर्स भी तो लेंगे एक-एक। तो भाई सब्सक्रिप्शन क्लॉज के हिसाब से शेयर्स भी लेंगे। अभी आगे-आगे मैं आपको सिखाऊँगी। तो भाई शेयर्स अगर मैं उनको दे रही हूँ इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उसको मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानूँगी। और भाई अपना ऑफिस वगैरह बनाया मैंने वहाँ पे, ऑफिस वगैरह के रिकॉर्ड्स को संभालने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए पेमेंट कर रही हूँ, तो उसको भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानूँगी। इसका मतलब इन 4 ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मानेंगे। और अगर वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गई, तो भाई मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलने वाला। ये 4 ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। तो पहली चीज़ क्या है? मैम पहली चीज़ ये है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए आप कर रहे हो। दूसरी चीज़ अपने नाम में एसेट होल्ड कर रहे हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की कंपनी को या फिर और नाम क्या है? इनएक्टिव कंपनी, डोरमेंट कंपनी बोलेगा या फिर इनएक्टिव कंपनी बोलेगा, लिखकर यही आना है। में मेक एन एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी को रजिस्टर कर लो और मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, बिकॉज अभी हम सो रहे हैं, अभी हम उस काम में नहीं आ रहे। फ्यूचर में हमारा मन करेगा तो हम वो काम करेंगे, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अभी अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के रख रहे हैं। तो अभी हम सो रहे हैं, अभी हम नहीं जगह पर, जब जगेंगे तो हमारी कंपनी रेडी होनी चाहिए, इसलिए हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन करते हैं। इनएक्टिव कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन, जो कि ना तो कोई बिजनेस कर रही है एंड हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, किसने कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं करी है ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और नॉट फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, या फिर कोई भी बिजनेस ऑफ ऑपरेशन नहीं करती है बेसिकली बात। तो उस कंपनी को हम इनएक्टिव कंपनी कहेंगे। क्लियर है? डोरमेंट कंपनी ये लिख दो, इनएक्टिव कंपनी ये लिख दो। अब दोनों में मेन डिस्टिंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, वो बताती हूँ। डोरमेंट कंपनी, अगर आपको कोई भी कंपनी का स्टेटस डोरमेंट कंपनी के फॉर्म में चाहिए, तो भाई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए होगी, एसेट अपने नाम में होल्ड कर सकते हो या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, और कोई भी आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तीनों एडिशन के अंदर है, ये तीनों फुलफिल होने चाहिए। अगर आपकी कोई भी कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, ठीक है, तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसका कोई भी या तो बिजनेस ना हो, बिजनेस ना कर रही हो पिछले 2 साल से, पिछले 2 साल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल ना कर रही हो, या पिछले 2 साल से कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो। ये देखेंगे बेटा पिछले 2 सालों की, बेसिकली या तो ये या तो ये या तो ये और वाली चीजें। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एंड और इसके अंदर है और। या तो तीनों फुलफिल हो, ठीक है, और या फिर तीनों में से कोई एक फुलफिल हो। डोरमेंट होगा वहां का स्टेटस और यहाँ का स्टेटस इनएक्टिव कंपनी होगा। कोई भी कंपनी पिछले 2 साल से कोई काम नहीं कर रही, इनएक्टिव का दर्जा दो उसको। ये चीज है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है भाई डोरमेंट कंपनी के? डोरमेंट कंपनी के रिक्वायरमेंट्स क्या है? कहते हैं प्रोवाइजर टू रूल 3 ले करता है कंडीशन कि एक कंपनी को फुलफिल करनी पड़ेगी। डोरमेंट कंपनी बनने के लिए आपके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन वगैरह कभी भी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसके बाद भाई इस कंपनी कि कोई भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होने चाहिए इसके नाम में। मतलब कोई भी कंपनी है, किसी से लोन ले रखा है, पैसा नहीं वापस करी, आउटस्टैंडिंग लोन नहीं होने चाहिए कंपनी के नाम में। कंपनी ने कभी भी वर्कमैन ड्यूज में उनके पेमेंट में गलती नहीं करी होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कि भाई जिसका जितना वेजेस बनते हैं वर्कमैन के उनको उनको देने दिए हुए होने चाहिए, कोई भी एरर ना किया हो। कंपनी के ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन ना तो इनिशिएट हुआ हो ना ही पेंडिंग हुआ हो। मतलब बेसिकली ना ही कोई भी कार्रवाई, लिटिगेशन, कोई भी कंप्लाइंसेस, कोई भी चीजें, प्रोसिक्यूशन ना तो कभी चला हो और ना ही पेंडिंग हो। कंपनी के कोई भी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट ना हो और कंपनी ने कभी इसमें डिफॉल्ट भी ना किया हो। कंपनी ने कोई भी स्टैच्यूटरी ड्यूज जो कंपनी के अगेंस्ट में वो
पेमेंट जो है वो जो उसको गवर्नमेंट को देनी थी, जो ड्यूज टैक्सेस गवर्नमेंट को देने थे, कोई भी पेंडिंग नहीं होने चाहिए। जो कंपनी की सिक्योरिटी है वो कहीं भी लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे इंडिया के बाहर हो। कंपनी कहीं भी ऑनलाइन मार्केट के अंदर ट्रेड ना कर रही हो उसके शेयर्स। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, अगर ये फुलफिल होती है तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। परफेक्ट है। अब आगे चलते हैं। अब बेटा मैं आपको यूनिट 1 के केस बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ कि एक ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर आपकी केस स्टडी बनकर आती है। तो अभी ये समझना कि इसके आंसर क्या होंगे, फिर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे। कह रहे ड्यूरिंग अ वॉर ऑल मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी, जितने मेंबर थे प्राइवेट कंपनी के, ठीक है, वाइल इन द जनरल मीटिंग किल्ड बाय बॉम्ब, बॉम्ब आया, सारे मेंबर मर गए। डज द कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि सारे मेंबर मर गए? अरे भाई, मेंबर आएँगे, मेंबर जाएँगे, पर कंपनी तो अनंत काल तक चलती रहेगी। कंपनी विल कंटिन्यू टू बी इन एक्जिस्टेंस फॉरएवर एंड एवर। कंपनी इमॉर्टल है, यस। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। अब कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइफ ऑफ मेंबर। मेंबर आओ, मेंबर जाओ, कंपनी को कोई नहीं फ़र्क पड़ने वाला। उनके एक्जिस्टेंस से कंपनी को कोई वे कंपनी अफेक्ट नहीं होगी बाय डेथ ऑफ ऑल द मेंबर। अगर एक भी मेंबर नहीं बचा, तब भी कंपनी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है। M holds all the share except one in a timber concern and it is also its substantial creditor। M जो है एक टिम्बर कंसर्न का मेंबर है, उसके पास सारे के सारे शेयर्स हैं एक के अलावा, और उसका वो क्रेडिटर भी है। उसने कंपनी का जो टिम्बर है वो अपने नाम में इंश्योर करवा लिया। मतलब कम कहा कि भाई मैं उस कंपनी जो इंश्योरेंस पड़ी थी उसमें अपना नाम डाला कि मैं इस कंपनी के इंश्योरेंस को, इस टिम्बर को इंश्योर करवा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली टिम्बर फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया और एम जो है रिम्बर्समेंट मांगने गया इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई मेरा तो लॉस हो गया, मैंने तो इंश्योरेंस करवा रखा था। क्या इंश्योरेंस कंपनी लायबल है कि वो लॉस को रिम्बर्स करके दे एम को? तो बेटा आपको पता है कि सिमिलर केस जो है, इस टाइप का केस हमने पढ़ा था एक केस लॉ के अंदर, विच इज मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब सीधी सी बात समझने की कोशिश ये करो कि भाई आज मेरी कोई चीज है उस पर मैं ही इंश्योरेंस करवा सकती हूँ, कोई और पर्सन उस चीज पे इंश्योरेंस करवा नहीं सकता है। एम ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, उसने जो इंश्योरेंस करवाया था अपने खुद के नाम में करवाया था, ओन नेम, अपने खुद के नाम में इंश्योरेंस करवाया। और हमने एक चीज पढ़ी है कि कंपनी जो है सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर की प्रॉपर्टी मेंबर की है। दस अ कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर। इसकी वजह से मेंबर कंपनी की प्रॉपर्टी पे कोई इंश्योरेंस कैसे करवा सकता है? अगर कल को कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है तो भाई मेंबर उस कंपनी के लिए नहीं कह सकता कि इसका इंश्योरेंस क्लेम मुझे दो कंपनी की प्रॉपर्टी का, क्योंकि हम मान के चलते हैं मेंबर का कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कंपनी की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं था। ये चीज समझ में आई। अब इसको नटशेल में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ इस केस को, तो इस केस में क्या हुआ था कि एम ने, जो मकौरा था, उसने बेसिकली जो कंपनी का टिम्बर था वो अपने नाम में इंश्योर करवाया। भाई प्रीमियम आप पे कर रहे हो, उसका इंश्योरेंस आपने अपने नाम में कराई, पर प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, प्रॉपर्टी तो नॉर्दर्न इंश्योरेंस की है। तो भाई इस केस की वजह से हमने ये कहा कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी की प्रॉपर्टी जो मेंबर की प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होती। हॉवेवर अगर कंपनी ने, सुन रहे हो मेरी बात को, अगर कंपनी ने अपने नाम में ही इंश्योरेंस करवाया होता, कंपनी ही प्रीमियम पे कर रही होती, कंपनी के पीएनएल अकाउंट के अंदर प्रीमियम की पेमेंट जा रही होती, तब हम उस केस के अंदर कंपनी को इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करवा सकते थे। पर यहाँ पे नहीं हुआ। अब चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, उसका कंपनी की प्रॉपर्टी में कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर आपको अभी भी क्लिक नहीं हो रही चीज, तो समझाने की कोशिश करूँ। अगर मेरी एक कार है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप अपना इंश्योरेंस करवा रहे हो कि मैम की कार पे मैं इंश्योरेंस कराता हूँ, कल को कार को कुछ भी हो जाएगा तो भाई मुझे रिम्बर्समेंट मिलनी चाहिए। आप एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी पागल है? वो क्यों देगी? वो सबसे पहली बात, अगर इंश्योरेंस कर भी देगी तो मेरी कार को कुछ भी हुआ तो आपको इंश्योरेंस क्लेम क्यों देगी उस चीज का? नहीं देगी। वही सेम चीज यहाँ पे है, ठीक है। A was the managing director of a company, ठीक है जी। His appointment condition was that he shall not during the service and afterward the service entice the customers of the company। कि भाई उसकी कंडीशन ही थी, तेरे को हम रख रहे हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद हमारी कंपनी के कस्टमर को अपना बनाने की कोशिश मत करियो। हिज एम्प्लॉयमेंट वॉज टर्मिनेटेड, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई और कुछ टाइम के बाद उसने एक कंपनी चालू कर दी अपनी, अपने खुद का बिजनेस करने के लिए, और कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट करने लग गया, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के कस्टमर को सॉलिसिट करने लग गया, ठीक है जी।
अब ये केस तो कुछ याद आ रहा है, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, हाँ मैम, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने में पढ़ा था, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसको सेपरेट एंटिटी प्रोटेक्शन में लिए, उसने कहा भाई मैं खुद तो कर नहीं सकता, खुद तो कंपनी के कस्टमर ले नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ अपनी ही कंपनी खोल लेता हूँ और कहता हूँ कि भाई मैं अलग हूँ, कंपनी अलग है, भाई मेरे कंपनी ने कस्टमर्स तुम्हारे एक्वायर करे, मैंने थोड़ी करे, कोई बात नहीं, दैट इज द कंपनी एंड ही इज नॉट एंटाइसिंग द कस्टमर। डिसाइड करो क्या वो और उसकी कंपनी वन एट द सेम, आई गेस। ये कौन सा केस था, ये केस था आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का। यस, वो और उसकी कंपनी एक ही मानी जाएगी, बिकॉज जो उसने कंपनी खोली थी उसका सोल जो पर्पस था वो यही था कि सामने वाले एम्प्लॉयर के कस्टमर्स को सॉलिसिट करना, अपनी इम्प्रॉपर एक्टिविटी करने के लिए, फ्रॉड को कंडक्ट करने के लिए उसने एक कंपनी खोली थी। इसलिए हम इस कंपनी को मानेंगे कि जो पर्सन है हॉर्ने और जो कंपनी दोनों सेम चीज है। रेफर करना इसमें कौन सा केस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने का, यही सेम चीज आ गई, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, यहाँ पे आपका कंसेप्ट लग जाएगा। अब नेक्स्ट, एक्स एक एम्प्लॉय है कंपनी का जिसको बहुत महीनों से सैलरी नहीं मिली, उसने क्या कहा, कंपनी का ना मैनेजिंग डायरेक्टर को स्यू कर दिया कि भाई तूने मेरे को सैलरी क्यों नहीं दी, तेरे को मैं केस में कोर्ट में लेके जाता हूँ ताकि उसको उसकी सैलरी मिल जाए। क्या वो सक्सीड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अरे सीधी सी बात है, आज आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉय हो एक तरीके से, ठीक है, कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही, तो आप कंपनी को स्यू करोगे या फिर अपने जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको स्यू करोगे। भाई आपका और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सीधी सी बात है, जब आप कंपनी के अंदर एंटर करते हो तो जो आप अपॉइंटमेंट लेटर साइन करते हो, समझ रहे हो, तो उसके अंदर कंपनी और आपका नाम लिखा होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपका और कंपनी के बीच में हुआ था, आप कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को डायरेक्टर को स्यू थोड़ी कर सकते हो। बस यही वो केस है। इन दिस केस एक्स वुड नॉट सक्सीड सिंस जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक कंपनी का ही एम्प्लॉय है और कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने मेंबर से। अगर आपको स्यू करना है अपनी सैलरी की रिकवरी के लिए तो आप कंपनी को कर सकते हो, वो स्यू जो है आपकी कंपनी में लाई करेगा, ना कि किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। ऑब्वियस सी चीज है, जब भी आपने साइन किया था कंपनी के एम्प्लॉय बने थे आप, है ना, तो आपका और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब कंपनी और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है दोनों डिफरेंट पर्सन है, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आज इसको समझाने का मैं आपको एक और केस बताती हूँ, मतलब अगर आपके साथ कोई भी गलत हुआ किसी भी केस में, कभी भी कोई चीज गलत हुई, तो आप आज रिलायंस को स्यू करोगे या फिर मुकेश अंबानी को स्यू करोगे। ऑब्वियसली हम रिलायंस कंपनी को स्यू करेंगे, मुकेश अंबानी को स्यू करके हमें क्या मिलेगा, तो वही सेम कंसेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज 50 लाख रुपीज। जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख की है, जिसके अंदर 5 लाख शेयर है 10 रुपए का एक फुल्ली पेड अप, ठीक है। 50 लाख के कैपिटल में क्या है, 5 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। जो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है और जो उसकी सब्सिडरी है PQR प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड उसकी सब्सिडरी है PQR प्राइवेट लिमिटेड, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसने क्या कर रखा है, उसने 1.5 लाख और 1,20,000 शेयर जो है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में होल्ड कर रखे हैं। एबीसी के अंदर 1.5 लाख मतलब 15 लाख की कैपिटल और 1,20,000 मतलब 12 लाख की कैपिटल होल्ड कर रखी है, ठीक है जी। आपको बताना है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को रेफरेंस में ध्यान रख के कि जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है क्या वो सब्सिडरी हो गई XYZ प्राइवेट लिमिटेड की, XYZ प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो हमने क्या पढ़ा था, आप याद करो, सेक्शन 2 क्लॉज 87 बात करता सब्सिडरी कंपनी के बारे में। क्या कहता था सेक्शन 2 क्लॉज 87 कंपनीज एक्ट का, कहते हैं इफ मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 50% से ज्यादा, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एक कंपनी के पास है, इज कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी। एक कंपनी की 50% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल कोई और कंपनी कंट्रोल करती है खुद से या फिर एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज को मिला के, तो वो जो कंपनी है जो कि कंट्रोल हो रही है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। अब इस केस में क्या हुआ मैम, 15 लाख प्लस 12 लाख टोटल 27 लाख हो गए, विच इज ग्रेटर देन 50%। 50 लाख का 50% कितना होता है, 25 लाख। 25 लाख से तो ऑब्वियसली ज्यादा है 27 लाख रुपए। वो कैसे उसने होल्ड करे, टुगेदर विच ऑन खुद से विद इट्स ओन एंड वन और मोर सब्सिडरी, दोनों को मिला के 27 लाख होल्ड कर रहा है। 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर हमने होल्ड कर ली, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर ली, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑब्वियसली XYZ प्राइवेट लिमिटेड की क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी। डन है। अब वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, हाँ बिल्कुल है। क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा अगर PQR प्राइवेट लिमिटेड 2,70,000 शेयर होल्ड कर लिए है, PQR ने 2,70,000 मतलब 27 लाख की कैपिटल होल्ड करी है और कोई भी शेयर जो है वो XYZ ने होल्ड नहीं करे, XYZ प्राइवेट लिमिटेड ने एबीसी में कोई भी शेयर होल्ड नहीं करे, तब भी हो जाएगी भाई। मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए। अब हमने एक चीज बताई थी आपको, मैंने कौन सा कंसेप्ट बताया, सब्सिडरी की सब्सिडरी अगर कोई होगी
तो वो मेरे लिए डीम्ड सब्सिडियरी बन जाएगी। तो ये चीज़ इन सेकंड सिचुएशन, अ कंपनी व्हिच इज सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी शैल आल्सो बी डीम्ड टू बी सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर सब्सिडियरी की सब्सिडियरी है तो मैं उसको डीम्ड सब्सिडियरी कंपनी कह दूंगी। दस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड शैल बी अब सब्सिडियरी ऑफ एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी जो है एक्सवाइजेड की सब्सिडियरी हो जाएगी। यहाँ पे कंसेप्ट चला मेरा डीम्ड सब्सिडियरी का, और यहाँ पे मेरा कंसेप्ट चला होल्डिंग मोर देन वन हाफ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरी कंपनीज। खुद से और सब्सिडियरीज का मिला के हमने मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग, मोर देन वन हाफ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हमने होल्ड कर रखी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस ये वाला आपका टॉपिक था सब्सिडियरी से जो क्वेश्चन आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनकर आ सकता है।